गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी जो क्लास है उसमें एक नए संघ प्रोटोजोआ को शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपने प्रोटोजोआ संघ के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा कि प्रोटोजोआ संघ क्या होता है, और हमने इनके कॉमन उदाहरण अगर मैं बात करूं तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके बारे में आपने बहुत लास्ट की जो क्लास थी उसमें पढ़ा होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारी जब भी क्लास होगी तो उसमें एक एक नंबर के जो वन नंबर के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा होते हैं, और हमें सबसे पहला जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वह सामान्यतः, अब देखिए, प्रोटोजोआ जो शब्द होता है सामान्यतः प्रोटोजोआ, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो वर्ड आता है वह आता है प्रोटोस। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको फर्स्ट शब्द होता है प्रोटोस, हिंदी में कहते हैं प्रोटोस। और जहां भी जोआ शब्द आए, ध्यान रखना, मैं बड़ा अक्षर में लिख रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, जहां भी जोआ वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है जून। जून जून को सामान्य भाषा में, हिंदी में अगर दूसरे वर्ड में कहूं तो कहते हैं एनिमल। ध्यान रखना, एनिमल कहते हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि प्रोटोस और जून। अब देखिए, प्रोटोस को अगर मैं हिंदी वर्ड में कहूं तो इसको कहते हैं प्रथम, फर्स्ट। और दूसरे भाषा में कहूं इंग्लिश में तो हम इसके लिए यूज करते हैं प्रीमिटिव या आदिम। प्रीमिटिव या हिंदी में कहते हैं इसको आदिम। तो प्रोटोस का मतलब क्या हुआ, प्रथम या प्रीमिटिव या आदिम, जबकि जून का मतलब क्या होता है, जंतु। इसका मतलब अगर इसका सामान्य अर्थ कहें तो इसका सामान्य अर्थ होता है प्रथम जंतु या आदिम जंतु। तो पहला जो सब कॉमन जो प्रश्न क्या आता है कि प्रोटोजोआ शब्द का अर्थ बताइए, तो प्रोटोजोआ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है प्रोटोस, सेकंड होता है जून। जून जहां भी वर्ड्स आए आप समझ लेना हमेशा एनिमल ही होता है। तो जून का अर्थ होता है एनिमल्स, प्रोटोस का अर्थ होता है प्रथम या प्रीमिटिव आदिम जंतु। अब सबसे पहले ध्यान रखना, जो फर्स्ट एनिमल जो लगभग खोजा गया था वो इसी संघ का खोजा गया था। अब सामान्य चर्चा की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब इनका अर्थ पढ़ते हैं तो इसकी, अब सेकंड जो पॉइंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना, गोल्डफस्ट ने, ये नाम याद रखना, यहाँ दो पर्सन अपने बन चुके हैं। गोल्डफस्ट ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द दिया था। यहां दो ध्यान रखना, गोल्डफस्ट ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ वर्ड्स दिया था। अगर आपसे एग्जाम में कोई ये पूछे कि प्रोटोजोआ वर्ड्स किसके द्वारा दिया गया है तो ध्यान रखना गोल्डफस्ट है। ये इसका इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि गोल्डफस्ट ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द दिया था। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को सर्वप्रथम किसने देखा, तो ध्यान रखना वो गोल्डफस्ट नहीं था, वो था ल्यू वॉन हॉक ने। ल्यू वॉन हॉक, ये ध्यान रखना। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे, जो हर बार एग्जाम में आते हैं और हम इनको लगभग या तो अनअटेम्प्ट कर देते हैं या फिर हम इनको सामान्य कोई भी रॉन्ग उत्तर से इसका दे। तो क्योंकि हमारे यहाँ इनमें पर्सन का सीधा सा अर्थ है और एग्जामिनर ज्यादातर ऐसे पर्सन रिवाइज करता है। तो गोल्डफस्ट ने तो क्या दिया, प्रोटोजोआ शब्द, अर्थात जो प्रोटोजोआ वर्ड है वो इसने दिया। ल्यू वॉन हॉक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को देखा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। ल्यू वॉन हॉक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को देखा। और इसके अगर एक ध्यान रखना, और एक वैज्ञानिक और थे, डर्जार्डिन, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है।
डजार्डिन। अब ध्यान रखना, डजार्डिन वह वैज्ञानिक थे, डजार्डिन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संघ को राइजोपोडा कहा था। अगर कोई आपसे ये 1 नंबर में पूछ ले कि राइजोपोडा संघ कौन सा संघ है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रोटोजोआ संघ ही है। और डजार्डिन वैज्ञानिक थे, मैं वापस लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। डजार्डिन, डजार्डिन जो थे उन्होंने इस संघ को राइजोपोडा कहा था, ने इस संघ को राइजोपोडा कहा। तो ये हमारे टोटल 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा दिए हैं। वापस रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटोजोआ वर्ड का अर्थ क्या है, तो प्रोटोस और जून। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, प्रथम। जून का अर्थ होता है जंतु, अर्थात प्रथम जंतु। उसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिवाइड किया गया है कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस्ट ने दिया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा थर्ड हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा, तो ल्यू वॉन हॉक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को देखा था। और डजार्डिन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संघ को राइजोपोडा कहा था। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। अब आता है हम इस संघ की क्या क्या विशेषता हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब मेन कैरेक्टर्स क्या है, या इनके कहूं कि मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, अपन अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस संघ के जो जंतु होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना, यह माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। अर्थात जितने भी इस संघ के जंतु हैं वह सूक्ष्मदर्शीय प्राणी होते हैं। अब सूक्ष्मदर्शीय प्राणी होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय प्राणी का बेसिक मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखें या हम इन्हें नग्न आंखों से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम किसी पेट्री डिश में इन एनिमल को अगर देखते हैं तो ये एनिमल एक व्हाइट डॉट के रूप में, एक व्हाइट डॉट के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इस संघ के किसी भी जंतुओं को बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के अगर आप देखते हैं तो वो हमेशा आपको व्हाइट डॉट के रूप में दिखेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि बिना माइक्रोस्कोप के आप इस संघ के जंतुओं की आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस संघ का सिंपल सा करेक्ट पॉइंट क्या है कि इस संघ के जंतु माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं, अब इंग्लिश में कहें तो दिस फाइलम एनिमल इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल, अर्थात सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं। दूसरा, इनका जो शरीर होता है वो बेसिकली एक कोशिकीय होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सामान्यतः एकल या अब एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है, ध्यान रखना, यह सामान्यतः एकल या निवह के रूप में रहते हैं। अर्थात या तो ये सिंगल फॉर्म में रहेंगे या ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। तो कहने का मतलब इस संघ के जो जंतु होते हैं वह एकल, सिंगल या निवह, कॉलोनिकल दोनों टाइप से रहते हैं। तो इस संघ के जंतु एकल या निवह के रूप में निवास करते हैं। अब ध्यान रखना, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में बोथ पाए जाते हैं, अर्थात दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बात करूं तो प्रोटोजोआ के जंतु जो ज्यादा होते हैं वह
फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनमें से कुछ प्रजातियां तो अलवणीय जल में, जबकि कुछ प्रजातियां लवणीय अर्थात मैराइन वाटर में पाई जाती है। लेकिन ज्यादा अगर बात करूं तो ज्यादा ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इस संघ के जंतु लवणीय मीन्स मैराइन वाटर और अलवणीय फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, बोथ। तो इस संघ के जंतु लवणीय एवं अलवणीय दोनों जलों में पाए जाते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस संघ के जंतु होते हैं वह सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं। दूसरा, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। थर्ड, इस संघ के जंतु एकल या निवह के रूप में निवास करते हैं। चौथा, इस संघ के जंतु लवणीय या अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। देखिए, अब इसके बाद आता है इनका गमन कि ये इनमें गमन किसके द्वारा होता है। देखिए, हम हिंदी में गमन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश में यहां पर जो टर्म्स आती है वो आती है लोकोमोशन, अर्थात लोकोमोशन किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, इस संघ के जंतुओं में 3 प्रकार के गमनांग पाए जाते हैं। एक तो होता है कूटपाद, जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, कूटपाद या स्यूडोपोडिया। दूसरा होता है फ्लैजिला, तीसरा होता है सीलिया। तो यहां पर 3 टाइप्स के लोकोमोशन पाए जाते हैं, कूटपाद, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। अब आपने फ्लैजिला देखा होगा, फ्लैजिला सामान्यतः युगलिना जैसे जीवों में पाया जाता है। आपने कभी युगलिना का डायग्राम बनाया होगा, तो युगलिना के डायग्राम में आपने देखा होगा कि युगलिना में एक बाल सदृश्य संरचना पाई जाती है, जिसको हम कॉमन भाषा में फ्लैजिला कहते हैं। या आपने युगलिना का जब डायग्राम बनाया होगा तो आपने उसमें एक स्ट्रक्चर होती है, ये एक स्ट्रक्चर आगे चल के 2 मिड पॉइंट से जुड़ी रहती है। तो ये कौन सी होती है, तो ये होती है फ्लैजिला। लेकिन जब आप अमीबा देखते हैं, अब ध्यान रखना, फ्लैजिला की संख्या हमेशा 1 होती है, लेकिन जब आप अमीबा का डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको सब स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, आप अमीबा का डायग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा, आप अमीबा पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के अर्थात रोम स्ट्रक्चर लाइक संरचनाओं को बनाते हैं, इस टाइप की, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, सीलिया। अब ध्यान रखना, फ्लैजिला का आकार एक तो बड़ा होता है, लेकिन संख्या हमेशा 1 होगी। लेकिन सीलिया का जो आकार है वो छोटा है, लेकिन संख्या हमेशा क्या होगी, अनेक होती है। अब फ्लैजिला हो भले सीलिया हो, इनमें जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। मैं आपको सारी चीज समझाई जा रहा हूं, आपका जो भी क्वेश्चन हो अपन लास्ट में ले लेंगे, आप चैट में लिख दीजिएगा। इनमें 2 प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है इफेक्टिव मूवमेंट्स, जिसको कहते हैं प्रभावी गति। दूसरा होता है अप्रभावी गति, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव या रिकवरी स्ट्रोक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें प्रभावी व अप्रभावी 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। अब देखिए, पहला तो होता है प्रभावी, इफेक्टिव क्या होता है, दूसरा होता है रिकवरी क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं। अब देखिए, आप एक कल्पना कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप कभी समुद्र में उतरते हैं, जब आप उसकी किनारा है उसके धीरे धीरे आप समुद्र की ओर बढ़ते हैं, उस चीज को इस एग्जांपल से आप समझिएगा। अब धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा समुद्र की जब तेज लहरें आती है तो वो क्या करती है, हमको अपने साथ ले जाती है।
अब कोई व्यक्ति अगर समुद्र की लहरों के साथ तैर रहा है तो उसे बल लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो फोर्स चाहिए वो रियल में कौन दे रहा है? वो दे रहा है वाटर। लेकिन अगर मैं कहूं कि समुद्र की लहरों के विपरीत मुझे कार्य करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो प्रभावी का मतलब क्या है? प्रभावी इफेक्टिव क्या होता है? एक रियल टाइप में एक बल या फोर्स है जो मुझे क्या करना है? जलधारा के विपरीत लगाना है। अब कैसे? अब देखिए, जब हमने क्या, पहले मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूं, जब भी जलधारा आएगी तो वो अपने साथ भोजन को भी लेके आएगी। अब देखिए, भोजन अगर किसी जीव के थोड़ा सा दूरी पर उपस्थित है तो जंतु को क्या करना पड़ेगा? या तो वेट करना या उसकी ओर गमन करना पड़ेगा। अब जब जलधारा आ रही है, वो जंतु उसकी ओर गमन कर रहा है तो उसको क्या लगाना पड़ रहा है? एक प्रकार से फोर्स या बल लगाना पड़ रहा है। ऐसी जो गतियां होती है जो जलधारा के विपरीत लगानी पड़ती है उनको हम हमेशा इफेक्टिव या प्रभावी गतियां कहते हैं। ये हमेशा जलधारा के विपरीत दिशा में कार्य करेगी। ध्यान रखना, विपरीत दिशा में कार्य करेगी। लेकिन जब हमें जलधारा के साथ तैरना है तो हमें क्या करना है? कोई कार्य नहीं करना। ऐसी जो गतियां होती है उसे हम अप्रभावी गतियां कहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दोनों ही प्रभावी और अप्रभावी, ध्यान रखना, सीलिया हो या फ्लैजिला हो, दोनों ही प्रभावी और अप्रभावी गतियों में कार्य करेंगे। कैसे? उसको समझिए। प्रभावी गति में तो क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला को बार बार कार्य करना पड़ेगा जलधारा के विपरीत चलाना। जिस प्रकार अपन जलधारा के विपरीत तैरते हैं, अपन को पता होता है अपन को जल को पीछे की ओर धकेलना होता है, तो हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीलिया फ्लैजिला है वो प्रभावी गति में तो काम कर रहे हैं। अब अप्रभावी गति में मैंने क्या कहा कि वो जलधारा के साथ तैर रहे हैं। अब यहां पर सीलिया फ्लैजिला काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें तब काम कराना है जब उन्हें कोई निश्चित दिशा में जाना है। कहने का मतलब समझे कि अब ये जल, देखिए इसको समझिए, यहां तो अपन को समझ आ गया। अब देखिए, जलधारा आई तेज, एनिमल इसके साथ तैर रहा है, तो जलधारा क्या करेगी? इसको एक निश्चित दिशा में ही ले जाएगी। हो सकता है वो यहां पर ले जाए, हो सकता है वो यहां पर ले जाए। अब जंतु को अगर किसी निश्चित दिशा की ओर जाना है जलधारा के साथ, तो उस दिशा में बनाए रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने सीलिया को या फ्लैजिला को समय समय पर यूज करना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो? उस निश्चित डायरेक्शन पे बना रहे। अगर डायरेक्शन चला गया तो क्या होगा? वो उस दिशा में नहीं तैर पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार की गतियां यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जंतु जब जल की विपरीत का कार्य कर रहा है तो वहां प्रभावी है, और जल के साथ तैर रहा है तो वहां अप्रभावी गतियां होती है। तो यहां पर इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक दोनों पाए जाते हैं। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन, वह सामान्यतः विसरण या डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो इनमें जो श्वसन होगा वह सामान्यतः विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें नया है जो आपने नहीं पढ़ा है, वो होता है कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सकुंचनशील रिक्तिका। सकुंचनशील, तो इनमें सकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। सकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रिकल वैक्यूल्स। अब सकुंचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? आपने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ा होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परासरण नियमन। परासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जल की सांद्रता
और शरीर के अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता में परिवर्तन होने पर जल या तो अंदर आएगा या क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, जिसको अपन ने परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली पढ़ा है, जिसमें अपन ने दो टाइप्स पढ़े होंगे, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण बेसिक पढ़ा है। तो सकुंचन से रिक्तिका क्या करती है, जल के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जल की जो मात्रा होती है उसको एक निश्चित सांद्रता बनाए रखती है। अब क्यों बनाना जरूरी है, जब जंतु भोजन ग्रहण करता है तो ध्यान रखना उस भोजन के साथ जल भी उसके शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि जलीय जीव है तो जल तो साथ में प्रवेश करेगा ही। अब शरीर के अंदर अगर जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हम जानते हैं किसी गुब्बारे के अंदर अगर आप ज्यादा हवा भरोगे, भरते ही जाओगे, तो वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब उस गुब्बारे को फूटने से बचाने के लिए, अर्थात इस एनिमल को फटने से बचाने के लिए इनमें सकुंचन से रिक्तिका पाई जाती है, जो क्या करती है, सकुंचन से रिक्तिका अंतःपरासरण और बहिःपरासरण अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन स्टेप द्वारा शरीर से जल की जो अत्यधिक मात्रा है उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। अगर जल शरीर से बाहर निकल रहा है तो हम उसको कॉमन भाषा में कहते हैं बहिःपरासरण या एग्जिट होना, और अगर वो अंदर आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह अमीनोटैलिक होता है। उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है, अमीनोटैलिक। इसका मतलब उत्सर्जी जो पदार्थ है वह क्या है, अमोनिया, तो अमीनोटैलिक होता है। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि इनके शरीर पर देखिए, इनके जो भी शरीर होता है उन पर बाह्य एक आवरण उपस्थित होता है, जिसको अपन हिंदी भाषा में बाह्य आवरण कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पेलिकल। तो इनके शरीर पर एक आवरण उपस्थित होता है जो इनकी सुरक्षा का कार्य करता है, जिसको हम हिंदी भाषा में बाह्य आवरण कहते हैं या इंग्लिश टर्म्स अगर यूज करें तो पेलिकल कहते हैं। तो इनके शरीर पर पेलिकल का बाह्य आवरण उपस्थित होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए, यहां नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है वह होता है जनन, क्योंकि ध्यान रखना इस एनिमल के जो प्रोटोजोआ संघ के जितने भी एनिमल है, अगर मैं अमीबा की बात करूं, यूग्लिना की बात करूं, पैरामीशियम की बात करूं, आपने 3 एनिमल पढ़े होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। यह तीनों एनिमल हमारे सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में है। इन एनिमल में हमें सिर्फ 3 चीजों को ही पढ़ना है। सबसे पहला होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको मैंने परासरण नियमन कहा है। दूसरा हमें पढ़ना है उनकी गतियां, लोकोमोशन, मूवमेंट्स, जो मैं बताई प्रभावी और अप्रभावी। तीसरा हमें पढ़ना है जनन, रिप्रोडक्शन। ये हमारे 3.5, 7.5 और एक नंबर के 2% इस यूनिट से आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोटोजोआ अगर आपने इसको बेसिक पढ़ लिया तो ये यूनिट आपकी आदि सेकंड पेपर के अंदर हेल्प करेगी। अब देखिए, जनन यहां पर 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने यहां पर देखा होगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि इस संघ के जंतुओं में सामान्य परिस्थितियां का मतलब क्या है, जब वाटर, फूड ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, अर्थात जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो, उनके अनुसार हो, तो हमेशा ध्यान रखना द्विविखंडन होता है। अब द्विविखंडन का मतलब क्या है कि जंतु का जो शरीर होगा, मान लीजिए ये यूग्लिना है, तो इसका शरीर 20 से 2 हिस्सों में टूट जाएगा, अर्थात ये दोनों हिस्से 2 नई संततियों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं द्विविखंडन। लेकिन ये तो कब है, जब अनुकूल परिस्थितियां हैं। अब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कैसे, इसको समझिए। हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं
जो सामान्यतः तालाब, झील, झरनों में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि तालाब, झील या झरने होते हैं वो बेसिकली बरसाती होते हैं, अर्थात बरसात है तो वो पूरे भरे रहेंगे, और अगर बरसात नहीं है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब सूखने का मतलब क्या है कि वहां पर जल की कमी आ जाती है। अब जब जल की कमी आएगी तो हम जानते हैं जल कम हो रहा है तो धीरे धीरे भोजन भी क्या होगा, कम होगा। अब ऐसी जो कंडीशन होती है उनको अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। अब प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तो वहां पर इस संघ के जंतुओं में एक स्टेज पाई जाती है जिसको कहते हैं पाल मेला। आपने इस स्टेज का नाम बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर जनन का मैं पहला टाइप आपको बता रहा हूं अभी। पहला टाइप कौन सा है, अलैंगिक। अलैंगिक में आप द्विविखंडन को तो समझ गए, द्विविखंडन में तो आपकी कोई समस्या है नहीं। लेकिन दूसरी जो स्टेज आती है वह आती है पाल मेला अवस्था। और पाल मेला अवस्था को दूसरे अगर शब्दों में कहूं तो इसको कहते हैं पुट्टी भवन। पुट्टी भवन या फिर कहते हैं बहु विखंडन। बहु विखंडन। अब पुट्टी भवन, पाल मेला अवस्था या द्विविखंडन क्या होगा इसको समझिए। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियों में ध्यान रखना हमेशा यहां होगा, यहां हमेशा ध्यान रखना कभी भी ये नहीं है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों नहीं होंगे। अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हमेशा ये, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन में क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी ये जंतु क्या करेगा। अब देखिए ये जंतु है, मान लीजिए युगलिना, ये युगलिना एक जंतु है, ये इसका कसाब है। अब युगलिना क्या करेगा, सबसे पहले प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो क्या होगा, एक तो भोजन बंद हो जाएगा, दूसरा वाटर है वो मिलना बंद हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, भले द्विविखंडन हो बहुविखंडन हो, ये अपने कसाब को क्या कर देगा, त्याग देगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, फ्लैजिला को अपने त्याग देगा। इसने फ्लैजिला त्याग दिया, ठीक है। अब ये फ्लैजिला त्याग दिया, अब ये क्या करेगा, द्विविखंडन में तो क्या है, अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देगा। लेकिन जब बहुविखंडन आएगा तो यह अपने शरीर के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करेगा। इसके चारों ओर क्या करेगा, एक पुट्टी का निर्माण करेगा। इस पुट्टी के निर्माण के साथ ही यह पुट्टी कुछ देर में सूख जाती है और जंतु अपने आप को एक आवरण में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुट्टी भवन। अर्थात पुट्टी जैसी संरचना का निर्माण, भवन का अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। तो अपने आप को इस संरचना में जब कैद कर लेता है तो ये जंतु क्या करता है, कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक सुप्त अवस्था अर्थात स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। स्लीपिंग स्टेज, अब ध्यान रखना, सुप्त अवस्था कई दिनों से लेकर कई वर्षों तक की होती है। अब जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या होता है, जल की प्रचुर मात्रा। वो कब होगी, वो विशेष तौर से बरसात के कारण होगी। अब जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी, अब देखिए पहले इसने क्या किया, अपने फ्लैजिला को त्याग दिया युगलिना ने और अपने आप को एक आवरण में कैद कर लिया। इस अवस्था को पुट्टीबोन या सिस्टोसिस्ट कहते हैं। अब क्या होगा, जंतु इस आवरण में कैद है। अब जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी अर्थात इस आवरण के ऊपर, आवरण को जल भिगोएगा, जैसे जैसे जल भिगोएगा तो भिगोने से क्या होगा कि ये पुट्टी है वो धीरे धीरे क्या होगी, फट जाएगी। और जब फटेगी तो ध्यान रखना, आपने कभी कोई फटाका जलाया होगा तो आपने देखा होगा जब आप किसी फटाके को जलाते हैं तो आपने जब वो फटता है तो आपने देखा होगा उसके खूब सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन कभी आप उसको गिन नहीं सकते कितने। अर्थात आपने कोई एक बम जलाया, आप उसके टुकड़े गिनेंगे, अगर दूसरा जला रहा हूं कभी बराबर नहीं होंगे। अब होगा क्या, जब बरसाती पानी इसको टच कर रहा है, इसकी पुट्टी गलती है तो इसमें एक हल्का सा विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब क्या होता है, शरीर का विभाजन। अब ये जितने भी शरीर बनेंगे उन सभी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बहुविखंडन। बहुविखंडन अर्थात विखंडन, फिजन, ठीक है। अब कितने बनेंगे कोई तुलना नहीं, अब हो सकता है दो से हमेशा ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना।
कम से कम 5, 6, 10, 12 जितने भी होंगे, ये सभी जंतु एक सामान्य वयस्क के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि पाल मेला अवस्था अभी अपन सिंपल समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में आगे है, वहां मैं आपको डीपली समझाऊंगा पूरा पाल मेला अवस्था कैसे बन रही है, क्योंकि एक एक स्टेप है, अपन इतना अभी इसको बेसिक समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पाल मेला अवस्था क्या है कि जंतु प्रतिकूल परिस्थिति में जब भोजन और जल की कमी हो जाती है तो अपने आप को एक आवरण में कैद कर लेते हैं। इसके पश्चात यह सुप्त अवस्था, स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। यह अवस्था कई दिनों से लेकर कई वर्षों तक की हो सकती है, जब तक पानी ना मिले। अब जैसे ही पानी मिलेगा, धीरे धीरे इसका आवरण गलेगा, ये फटेगा और इससे जंतुओं का निर्माण होगा। अब इनकी संख्या क्या होगी, 2 से ज्यादा होगी। कुछ समय बाद इन जंतुओं में वापस युगलिना है तो फ्लैजिला बन जाएंगे और जंतु अपना स्वतंत्र तैरते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जंतु निरंतर चलते रहते हैं। अब इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको अब बताता हूं। ये तो हो गया आपका अलैंगिक जनन। अब आता है लैंगिक जनन। तो देखिए, वैसे तो इन संघ के जंतुओं में लैंगिक जनन होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जैसे पैरामीशियम जैसे जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। उसमें यह सयुग्मन कंजक्शन, सयुग्मन प्रक्रिया द्वारा, जिसको कंजक्शन कहते हैं, 2 पैरामीशियम कोशिका मुख द्वारा एक दूसरे से चिपक जाएंगे और अपने शुक्राणुओं का आदान प्रदान करेंगे। तो अर्थात सयुग्मन प्रक्रिया द्वारा भी इनमें लैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ प्रजातियों में होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी आपने पढ़ा होगा कि अमीबा जैसे जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसकी निश्चित मृत्यु तय होती है, लेकिन आपने कभी भी देखा होगा, हमेशा आप पढ़ते हैं अमीबा अमर है, कभी मरता नहीं है। उसका रीजन क्या है वो समझ लीजिए कि हमारे शरीर, इनके शरीर में जनन द्रव्य व कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य अलग अलग नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अर्थात इनके शरीर में जनन द्रव्य व कोशिका द्रव्य जो होते हैं वह अलग नहीं होते, वो हमेशा एक साथ मिक्सम फॉर्म में रहते हैं। जब दोनों एक साथ रहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए जानना, कई बार आपने पढ़ा होगा कि अमीबा अमर क्यों है, क्योंकि इनका जनन द्रव्य और कोशिका द्रव्य होता है वह कभी भी अलग नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखना इनकी प्राकृतिक मृत्यु, अगर इनकी प्राकृतिक मृत्यु की बात करें तो ये कभी भी नहीं होती है। अब होगा क्या, जब प्रजनन होगा तो मैंने क्या कहा, द्विविखंडन, एक जंतु 2 शरीर में विभक्त हो जाएगा। अर्थात क्या है, ये धीरे धीरे अपने आप को वापस उसमें अगली संतानों में परिवर्तित करते रहता है। अर्थात एक जीव द्विविखंडन द्वारा 2 जीवों में चल गया, उस जीव का कोई मैटर नहीं। अब वो 2 नए जीव बने, 2 नए जीव आगे चल के 4 नए जीव का निर्माण कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए इसको अमर कहते हैं। अमर कहने का मतलब क्या, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है। अब ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो ये कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में, 2 नए जंतु बन गए। इसीलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, क्योंकि इनमें जनन द्रव्य व कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है वह कभी भी विभाजित नहीं होते। अब ध्यान रखना, इस संघ के जंतु होते हैं वह सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को व डाइटम्स को सूक्ष्म जीवों को व डाइटम को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस संघ के जो भी जंतु होते हैं वह सामान्यतः सूक्ष्म जीवों को व डाइटम्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसका सामान्य जो पॉइंट थे वो पूर्ण हो गए। एक अगर पाचन की बात करें तो इनका जो पाचन होता है वह अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। तो पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है, कोशिकीय प्रकार का होता है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इनके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम सबसे पहले इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक है वो पूर्ण हो